समय की बात है। एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। उस राज्य में एक बहुत ही लालची आदमी रहता था जिसका नाम था जगेंद्र। वो उस राज्य के राजा के लिए कर जमा करने का काम करता था और वो उसी राज्य में रहता था। उसका काम राजा के लिए कर जमा करना था। जगेंद्र जिस चीज़ को भी चाहता उसे पाने के लिए लोगों से कर लेने के नियमों को बदल देता और कर के बदौलत उसे जो चाहता जिससे वो उसे हासिल कर लेता। और सभी लोग ध्यान से सुनो, राजा ने इस महीने से कर में बढ़ोतरी कर दी है। अरे ये तो हर महीना का है, आप तो हर चीज में कर बढ़ा देते हो। अरे ये मेरा नहीं, राजा का आदेश है जिस पर हम सबको सहमत होना पड़ेगा। अरे वैसे भी कौन सा ऐसा महीना गया है जो आप बिना कर लिए यहाँ से निकले हो। अभी जगेंद्र अपने मन में सोचता है, अरे कर नहीं लूँगा तो अपना घर कैसे भरूँगा। राजा के यहाँ नौकरी इसीलिए तो की थी। अरे अब घर में क्या क्या लोगे। अरे जैसे बकरी, बैल, फसल इत्यादि। धीरे धीरे जगेंद्र की लालच की आदत की बात पूरे गांव में फैल गई। जगेंद्र के कारण सभी लोग वहाँ से रहने से डरते थे। उसी के पड़ोस गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। रघु का एक बेटा था बिशु, जो बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। रघु का परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था, लेकिन रघु का ये सपना था कि उसका बेटा एक बहुत ही बड़ा आदमी बने। यही सोचते हुए वो घर से निकलकर अपने पड़ोस के चाय वाले के पास गया। वहाँ पर उसके दोस्त बैठे थे और चाय पी रहे थे। चाय की चुस्की लेते हुए उनके बीच जगेंद्र की बात शुरू हो गई। अरे जगेंद्र के बारे में पता चला, उसने फिर से कर बढ़ा दिया है। अरे हाँ, जब देखो कुछ ना कुछ ले जाता है कर के नाम पर। अरे यार हम क्या कर सकते हैं जब राजा उससे पूरा सहयोग करता है तो। और उधर पास से ही बिशु भी गुजर रहा था। उसने गाँव वाले और अपने पिताजी की बात सुन ली थी। तो बिशु ने लालची जगेंद्र के बारे में सुना। उसने निश्चय कर लिया और बोला, और मैं किसी न किसी तरह से इस लालची जगेंद्र को मैं राजा से सजा जरूर दिलाऊंगा। राजा को जगेंद्र के इस लालची स्वभाव के बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो मांगे कर वसूल कर सभी को सताता है। जगेंद्र एक बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था, इसीलिए बिशु ने बहुत सोच समझकर एक योजना बनाई। अपने परिवार के सो के उठने से भी पहले वो अपने पिता के बगीचे में गया और वहाँ लगे एक छोटे से आम के पेड़ को खोज निकाल लिया। बिशु आम के पेड़ को लेकर जल्दी जगेंद्र के गांव की ओर की तरफ निकल पड़ा। उसे किसी भी तरह सुबह ही जगेंद्र के पास पहुंचना था अपने योजना की समय के अनुसार, वो भी तब जब वो लोगों से कर वसूल रहा हो। ठीक समय पर बिशु जगेंद्र के पास पहुंच गया। उसी समय जगेंद्र लोगों से कर वसूल रहा था। बिशु अपना परिचय देते हुए बोला, सरकार मैं बिशु अभी आया हूँ और मुझे पता नहीं है कि इस गांव में गरीब आदमी कितना कर देता है, कि मैं एक बहुत ही गरीब आदमी हूँ और मुझे कर देने के लिए मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है। अरे कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, तुम्हारे पास क्या है। बिशु ने अपने पेड़ की तरफ देखकर कहा, जी हुजूर, मेरे पास सिर्फ ये जादू ही पेड़ है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जगेंद्र ने हैरान होकर कहा, जादुई पेड़? जादुई पेड़ की बात सुनकर जगेंद्र बहुत ही खुश हुआ। आखिर इसमें क्या जादू है? बिशु ने चालाकी से हंसते हुए कहा, अरे मालिक, ये बहुत ही कमाल का पेड़ है। जो भी इसके पत्तों को छूता है वो कई घंटे के लिए दिखाई नहीं देता, वो पूरी तरह से लोगों के सामने से गायब हो जाता है।
पर वो सबको देख सकता है। लालची जोगिंदर को बिच्छू की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अरे क्या तुम मुझे ऐसा करके दिखा सकते हो जिससे मुझे यकीन हो जाए कि ये एक जादुई पेड़ है? हाँ, क्यों नहीं, जरूर। बिच्छू ने सोचा। अरे क्यों ना इसे थोड़ा बड़ा चढ़ा कर बोला जाए, इससे ये जोगिंदर बिना सोचे ही यकीन कर ले। अरे इस पेड़ का अगर कोई एक पत्ता खाता है या फिर मत्थे पर रख लेता है तो वो दिखाई नहीं देता। खाकर देखो, अगर आप किसी को दिख जाए तो बोलना। हाँ हाँ ठीक है, खाकर देखते हैं। अरे बताओ, हम तुम्हें दिख रहे हैं? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रहे हो। बिच्छू की बात सुनकर लालची जोगिंदर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अरे अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें ये पेड़ मुझे देना होगा। मैं तुम्हें इस गांव में बिना कुछ दिए नहीं रहने दूंगा। इससे पहले बिच्छू कुछ कहता, लालची जोगिंदर ने उसके हाथों से पेड़ छीन लिया और दौड़ते हुए अपने घर चला गया। घर पहुंचकर उसने पेड़ की एक पत्ती तोड़ी और अपने माथे पर रख लिया। वहीं पास में उसकी पत्नी बैठकर खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा, अरे सुनो, क्या तुम मुझे देख सकते हो? पत्नी को जोगिंदर की बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और वो बोली, अरे क्यों नहीं देख सकती मैं तुमको? क्या तुम्हें मैं अंधी नजर आ रही हूँ? ये सुनकर जोगिंदर बड़ा परेशान हो गया। वो फिर से दूसरे कमरे पर गया। उसने पेड़ की दूसरी पत्ती तोड़कर फिर से अपने माथे पर लगाया और फिर से वो रसोई घर में आकर बोला, अब क्या तुम मुझे देख सकती हो? तो उसकी पत्नी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो जोर से बोली, अरे तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी? क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं क्या? जोगिंदर बड़ा ही परेशान हुआ। वो फिर से कमरे पर गया। फिर से पेड़ की पत्ती तोड़ी और फिर अपने माथे पर लगाया और फिर से अपनी पत्नी के पास गया और फिर से दोहराया, क्या तुम मुझे फिर से देख सकती हो? पत्नी जोगिंदर की इस लगातार पागलपन से बहुत ही परेशान हो गई थी। आखिर गुस्सा होकर उसने कहा, अरे नहीं, मुझे तुम दिखाई नहीं पड़ रहे, मैं तुम्हें नहीं देख सकती। लालची जोगिंदर तो जैसे ही सुनना चाहता था, वो तो खुशी से पागल हो गया। उसने सोचा गांव में जाकर वो इसी पेड़ के जादू को परखेगा। गांव में जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर माथे पर वही पत्ते लगाकर विचित्र विचित्र हरकत करने लगा। लेकिन किसी गांव वाले ने उससे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो उससे बात नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वो उनसे कर ना मांगने लगे। किंतु गांव वाले के कुछ भी ना कहने से लालची जोगिंदर ने समझा कि वो पेड़ सच में जादुई है। फिर वो उस दिन से उसे जो भी चीज़ पसंद आती वो उसे उठाकर ले आता। वो बाजार जाता, किसी दुकान से कपड़े, किसी दुकान से फल फूल या फिर किसी दुकान से घर का सामान, ये सब कुछ उठा लाता। गांव के सभी लोग उसे ऐसा करते देखते, लेकिन डर के मारे वो किसी कोई उससे कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वो लालची जोगिंदर ये समझता कि वो किसी को दिखाई नहीं देता, इसीलिए कोई भी उसे कुछ भी नहीं कहता। एक दिन गांव को देखने के लिए राजा की शाही गाड़ी गुजरी। जोगिंदर ने देखा कि राजा के सवारी पर सही हीरे जवाहरात सजे हैं। लालची जोगिंदर ने आदत के अनुसार पेड़ का पत्ता अपने माथे पर रखा और राजा की बग्घी से हीरे जवाहरात चुराने लगा। सरेआम उसकी ऐसी हरकत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, अरे गिरफ्तार करो इसे। अब लालची जोगिंदर बड़ा ही परेशान हुआ। उसने कहा, अरे महाराज, मुझे क्षमा करें, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक गरीब आदमी ने मुझे ये जादुई पेड़ दिया जिसकी पत्तियां मैं माथे पर रखकर अदृश्य हो जाता, लेकिन आज मुझे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि आपने मुझे देख लिया और मैं गायब नहीं हुआ।
राजा को उसकी बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया। राजा ने कहा, अरे ये तो बिल्कुल पागल जैसी बातें कर रहा है। क्या कोई पेड़ ऐसा भी होता जिसकी पत्ती माथे पर रखकर कोई गायब हो जाता है? ऐसे पागल आदमी को मैं कर वसूली के काम पर नहीं लगाते। राजा ने तुरंत ही जोगिंदर से उसकी नौकरी छीन ली और उसके बाद से लालची जोगिंदर उसी गांव में लोगों से मुंह छुपा कर जीता रहा। उसी लालच के कारण सारी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। गांव वालों को जब पता चला कि बिशु ने किस चालाकी से जोगिंदर को उसकी लालची स्वभाव की सजा दिलाई है, जोगिंदर को उसकी अन्याय का सजा दिलाया है, तो सभी ने उसकी बड़ी सराहना की। और जब ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने बिशु को महल पर बुलाया और उससे बुद्धिमान होने का सबूत मांगा। अरे तुम ही वो बिशु हो जिसने जोगिंदर को पूरे गांव वालों के सामने नंगा होकर घुमाया। तो तुम्हें मुझे एक और परीक्षा देनी होगी जिससे हमें भी तुम्हारी बुद्धिमानी देखने मिले। अरे बोलिए महाराज, क्या करना होगा? तुम एक काम करो, यहाँ पर 2 माला रखी है, एक असली फूलों की, एक नकली फूलों की। तुम अगर इन दोनों फूलों की माला को कौन असली है और कौन नकली ये दूर से बिना छुए बता पाओगे। अगर तुमने सही बताया तो हम तुम्हें राज्य का नया कर अधिकारी के काम में नियुक्त कर देंगे। बिशु माला देखकर दोनों माला ही एक जैसी दिख रही थी और उसे लग ही नहीं रहा था कि दोनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अगर असली पहचान के लिए उसने कुछ देर सोचा। आप अपना खिड़की खुलवा दो। राजा सैनिकों को खिड़की खोलने के लिए बोलते हैं। अरे खिड़की खोल दो। बाहर एक मधुमक्खी फूलों के बगीचों में फूलों पर थी। वो सीधा उड़कर असली फूलों की माला के ऊपर आकर बैठ गई। महाराज, यही है असली फूलों का माला। राजा तो सोच में पड़ गया कि इसने तो माला छुआ भी नहीं, तो फिर इससे कैसे पता चला कि ये माला असली है। उसने बिशु से पूछा, तुमको कैसे पता चला कि ये असली माला है? ये बहुत ही आसान था। कैसे, हमें भी समझा सकते हो? महाराज, आपका जो बगीचा है वो बिल्कुल खिड़की के पास है। आपके बगीचे में फूल लगे हैं और उन पर मधुमक्खियाँ मंडराती रहती है और उसी तरह जो असली फूल है उस पर मधुमक्खियाँ बैठ जाती है। और मैंने भी वही सोचकर आपको खिड़की खोलने के लिए कहा। इस तरह से मधुमक्खी बाहर से आ गई और असली माला पे आकर बैठ गई है। अरे तुम तो सच में बहुत ही होशियार हो, मुझे ये देखकर अच्छा लगा। राजा ने बिशु की बुद्धिमानी देखकर बिशु को एक कर वसूली की नौकरी दे दी और बिशु न्यायपूर्वक गांव में कर वसूली का काम करते हुए आराम से जीवन बिताने लगा और अन्याय करने के कारण जोगिंदर को लोगों से ताना सुनकर अपनी जिंदगी गुजारने लगी।